हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक होंगे। चलिए, मैं आज मराठा आपको पढ़ाया था। आपको याद होगा लास्ट हमने मराठा पढ़ा था और मराठा का हम 1707 तक का इतिहास पढ़ गए थे। उसके बाद मेरे सामने चॉइस ये थी कि मैं आपको उत्तर मुग़ल पढ़ाऊँ कि मराठा वाला सेक्शन पूरा करूँ। तो मैंने सोचा कि आपका पहले मैं मराठा वाला सेक्शन पूरा कर देता हूँ। देखिए, मराठा वाला सेक्शन भी पूरा करते करते मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ेगी कम से कम। उसके बाद मैं उत्तर मुग़ल पे आऊँगा। तो मैं आप देखिए आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको मराठा पढ़ाने जा रहा हूँ और मराठा के साथ मैं लिख रहा हूँ पेशवा, यानी कि मराठा की शक्ति पेशवाओं के पास कैसे हस्तांतरित होगी, तो उसको पढ़ेंगे हम। और ये हम पढ़ेंगे 1707 से लेकर 1761 यानी पानीपत के युद्ध तक। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ाऊँगा मैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अंग्रेज़ और मराठा संबंध पढ़ेंगे, कैसे अंग्रेज़ धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र को अपनी जद में ले लेंगे, वो वाला सेक्शन हम पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मराठाओं का। आप समझ लीजिए ये मराठाओं का उत्थान और पतन है। यहाँ से 1707 के बाद मराठाओं का उत्थान होगा। उत्थान होते 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 1761 में मैं आपको ले जाऊँगा और यहाँ पे मराठा पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित होकर के एक बहुत असहाय से हो जाएंगे। उसके बाद पुनः उत्थान होगा, 10 साल 12 साल पुनः उत्थान होगा। फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों के चंगुल में कैसे फंस जाएंगे, उनके यहाँ पे आपसी कलह शुरू हो जाएंगे साम्राज्य में, मराठों के पेशवों के। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों के जद में चले जाएंगे और धीरे धीरे अंग्रेज़ जो है 1818 में पूरा महाराष्ट्र को होल्ड कर लेंगे। तो आप समझ गए 1707 से 1761 तक का मैं आपको सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ और ये वाला सेक्शन पूरा होगा अब इस वीडियो में। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो 1761 से 1818 तक ये वाला सेक्शन पूरा होगा। ये 1 और ये 2, जैसे ही ये दोनों पूरे होंगे आपका पूरा मराठा हो जाएगा। और आप देखते चलिएगा कैसे कैसे अंग्रेज़ जो हैं भारत के ऊपर कब्जा करते आ रहे हैं, क्षेत्रों पे कैसे कैसे वो अधिकार स्थापित कर रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं 1707 से। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था 1707 की क्या स्थिति है। 1707 की स्थिति ये है कि औरंगजेब की तो मृत्यु हो गई है, ठीक बात है। तो मुगलों में क्या होगा, मुगलों में आपसी संघर्ष शुरू हो जाएगा। मुगलों में आपसी संघर्ष कह लीजिए या गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। किसके लिए? सत्ता को लेकर के, गद्दी के लिए, सत्ता को लेकर के। तो इस वाले सेक्शन को मैं मुगलों में डिस्कस करूंगा। और दूसरा मैं जो लास्ट छोड़ गया था, मैं ये छोड़ गया था कि ताराबाई तो महाराष्ट्र में शासन कर रही है, ठीक बात है। और शाहू और उसकी माता, माता का नाम आपको पता होगा, क्या नाम था? माता जो है वो किसके कब्जे में है? वो मुगलों के कब्जे में है, यानी कि येशूबाई। ये कहाँ पे है? ये मुगलों के अधिकार में, मुगलों के कैद में है, कैद में। चलिए, तो मैं यहीं से लास्ट यहाँ तक छोड़ गया था कि आपको याद होगा 1689 में येशूबाई कौन है? येशूबाई संभाजी की बीवी है, संभाजी की पत्नी है। संभाजी 1689 में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते हुए मारे जाएंगे। संभाजी और कवि कलश दोनों मारे जाएंगे। संभाजी के लड़के शाहू और उनकी पत्नी येशूबाई को मुगल अपनी कैद में ले लेंगे। और इस तरफ अब ताराबाई बैठी हुई है। तो यहीं से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आ जाइए, आप मेरे साथ शुरू करते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मुगलों में क्या हुआ, औरंगजेब के बाद जो गद्दी पर बैठा है उसका नाम है मुअज्जम, ठीक है। ये कई भाई थे, मुअज्जम था, आजम था, काम बख्श था। ये मैं आपको मुगल वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हिस्ट्री। मेरा उद्देश्य क्या है? आपको ईजी वे में पढ़ाना। मुअज्जम किस नाम से गद्दी पर बैठेगा? मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठेगा। ये बहुत बुजुर्ग था, 70-80 साल का बुढ़ा आदमी गद्दी पर बैठेगा। 70-80 साल का था, मैंने ऐसी लिखी आयु। तो बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठ गया, जिसका नाम मुअज्जम है। एक बार पेपर में ये भी पूछा गया था बहादुर शाह प्रथम का नाम क्या था? मुअज्जम था।
अब ये इतनी उम्र में बैठा था, तो इस उम्र में जो है उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो मराठों से संघर्ष कर सके। आपने देखा औरंगजेब ने भी अपने पूरे शासन के 25 साल साउथ में लगा दिए और मराठों ने खूब छका दिया उन्हें। तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया? बहादुर शाह प्रथम ने ये किया, बहादुर शाह प्रथम ने शाहू और येशूबाई जो कि मुगलों की कैद में थे, इन्हें रिहा कर दिया। आप कहेंगे क्या कर दिया? रिहा कर दिया। क्यों किया? देखिए, इधर बैठी हुई थी ताराबाई। ताराबाई ने अपने लड़के का नाम था शिवाजी सेकंड, और वो कह रही थी ये बनेगा छत्रपति। तो अब ये अपने परिवार के अपने लड़के को गद्दी देना चाह रही है। और शाहू जो है वो एक वैध उत्तराधिकारी, हमने कहा था शिवाजी की पहली पत्नी की शाखा का था ये। तो बहादुर शाह प्रथम ने चाल चली, उसने कहा मैं इन्हें रिहा कर देता हूं और ये आपस में लड़ मरेंगे, आपस में संघर्ष होगा और मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उसी सेक्शन पे बात कर रहा हूं कि क्या हुआ जब शाहू और येशूबाई को बहादुर शाह प्रथम ने कैद से मुक्त कर दिया, रिहा कर दिया। उसी सेक्शन पे बात कर रहा हूं। चलिए देखिए, जब शाहू कैद से मुक्त होकर आया तो शाहू का डेफिनेटली ताराबाई के साथ संघर्ष होना लाजमी था। ताराबाई और उसका लड़का कौन है? शिवाजी सेकंड। इनके बीच में संघर्ष होना लाजमी था। और इधर कौन है? शाहू है। ठीक हो गई बात। शाहू और ताराबाई के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका नाम है 1708 में खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खेड़ा का युद्ध। ये खेड़ा नाम से 3 युद्ध आएंगे। एक आया खेड़ा, आगे आएगा शकूर खेड़ा, फिर आएगा पाल खेड़ा। तो आप याद करिएगा, ध्यान से देखिएगा, आराम से हो जाएगा। शाहू के साथ कौन है? शाहू के साथ में बालाजी विश्वनाथ हैं। आप कहेंगे बालाजी विश्वनाथ कौन हैं? बालाजी विश्वनाथ हैं शाहू के साथ में। ये सेना करते के पद पे हैं। किस पद पे हैं? सेना करते के पद पर है। ठीक है, सेना करते के पद पर है। ये क्या करता है? ये सेना का व्यवस्थापक होता है, व्यवस्थापक होता है। तो अब इनके बीच में खेड़ा का युद्ध हो रहा है। आप ये देख लीजिए, खेड़ा का युद्ध है शाहू और ताराबाई। ताराबाई चाची लगेंगी इसकी। तो इस युद्ध में चाची या ताराबाई पराजित हो जाएगी, यानी कि शाहू विजयी हो जाएगा। और यहीं से बालाजी विश्वनाथ का शाहू के ऊपर प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्हीं की मदद से शाहू जो है कोल्हापुर की क्या नाम है, चाची पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाया। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये किस पे अधिकार करना चाह रहे थे? इनका झगड़ा था सतारा पर अधिकार। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सतारा पर अधिकार, आप देखिएगा। तो सतारा सेंटर बन गया था 1699 में। मैंने आपको बताया था राजा राम ने सतारा को अपना केंद्र बनाया था। पहले जिंजी को बनाया था, जिंजी के बाद सतारा को बनाया था। आपको याद होगा, अगर आपने मराठा पार्ट 1 देखा हो तो वहां से लिंक करिएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एक एक वीडियो को देखिए देखिए देखिए। आप क्या करें, आप वीडियो चलाइए और एक पेज लेके बैठा करिए। बस छोटा छोटा सा ऐसे ऐसे लिखते रहिए अपने अपने हिसाब से, कि एक पेज भी पूरा ना भरे और पूरी वीडियो हो जाए। फिर जब आप रिवीजन करने लगे ना उस वीडियो को, तो आप पेज को लेकर बैठ जाइए और फिर देखते जाइएगा। पेन पेज जरूर लेकर के बैठा करें, तभी आपको याद हो जाएगा। पूरा सेक्शन करा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं तक भी। खैर, सतारा पर अधिकार हो गया किसका? सतारा पर अधिकार हो गया शाहू का। तो चाची कहां चली गई? ताराबाई चली गई कोल्हापुर। ठीक बात है। तो कोल्हापुर, अब देखिए मराठों के 2 सेंटर हो गए। एक सेंटर हो गया कोल्हापुर और दूसरा सेंटर हो गया सतारा। अब यहीं से हम आगे चलते हैं कि क्या होता है। चलिए मिटो दूं मैं इसे मिटो देता हूं। चलिए, तो मैं इसे मिटोता हूं। अब मैं बालाजी विश्वनाथ पे आता हूं। बालाजी विश्वनाथ, इन्हीं की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ये 1708 में किस पद पर थे? ये पद था सेना करते। सेना करते मतलब सेना का व्यवस्थापक। और 1713 में ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे पेशवा। ठीक बात है। और छत्रपति कौन होगा? छत्रपति होंगे, अब बन गए हैं शाहू।
तो शाहू ने 17 से अपना शासन शुरू किया है और उनके पेशवा हैं आपके बालाजी विश्वनाथ, यानी कि पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ बने। मैंने आपको बताया था कि कैसे पहले हमने अष्टप्रधान पढ़ा था शिवाजी के समय, अगर आपको याद हो, वहाँ पे हमने पेशवा का पद पढ़ा था। वहाँ हमने पढ़ा था पेशवा प्रधानमंत्री होता है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं देखता था, हर विभाग के अंदर उसका इंटरफेयर रहता था। अब क्या होगा, देखिए कोई भी पद का प्रभाव उस व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। कोई पद पे देखिए वही पद होगा, वही सेना होगी, कभी वो सेना अगर उसका नेतृत्व करता कमजोर है तो वो सेना पीछे हट जाएगी, और भले ही वो 10 सैनिक हो 20 सैनिक हो, लेकिन अगर नेतृत्व करता जोश भरने वाला है ना तो वो 20 सैनिक हिमालय टाप जाएंगे। ठीक बात है। अभी का आपने उदाहरण देखा 1962 में हमारी सेना के साथ क्या हुआ था, और अभी आपने गलवान घाटी में देखा 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन उन्होंने क्या है, इतने सारे चीनी सैनिकों के सामने अपनी वीरता दिखाई और उनके ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, 50 के करीब उनकी गिनती है। आप अभी न्यूज़ में देख भी रहे होंगे। खैर चलिए, मैं उसमें नहीं आ रहा। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं कह रहा था जैसा पेशवा के पद पर जैसा आदमी बैठेगा वैसा ही पद वो काम करेगा। तो बालाजी विश्वनाथ एक योग्य व्यक्ति थे, और धीरे धीरे किस पर हावी हो जाएंगे, पेशवा जो है छत्रपति पर हावी हो जाएंगे। अब आप आगे जो इतिहास हम पढ़ेंगे, वो नाम तो छत्रपति शाहू है, लेकिन वो पेशवाओं का इतिहास पढ़ा जाएगा। अब सारी की सारी घटनाएं छत्रपति के समय होगी, लेकिन किसके नाम से हो रही हैं, सारे करने वाला अब बालाजी विश्वनाथ होगा। तो अब मैं शुरू करता हूं, बालाजी विश्वनाथ, और मैं आ रहा हूं, आ जाइए आप मेरे साथ। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है। देखिए इस समय मैं आपको बताऊं, इनके समक्ष एक चुनौती क्या थी, चुनौती ये थी, चुनौती कहिए या अपॉर्चुनिटी कहिए, इस समय ना मुगलों में संघर्ष चल रहा था गद्दी के लिए, आपस में लड़ रहे थे। ठीक बात है। तो इस समय गद्दी पर जो मुगल है उसका नाम है फारुखसियर, फारुखसियर है उसका नाम। ये बैठेगा 1713 से मुगल बादशाह बनेगा। ठीक है। तो हुआ क्या, फारुखसियर को गद्दी पर बैठाने वाले दो होंगे जिनका नाम होगा सैयद बंधु। ये मैं मुगल में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये क्रॉस लिंक है, तो मुझे यहां पे बताना ही पड़ेगा। सैयद बंधु, उस्ताद अली और क्या नाम है, सैयद हुसैन अली, और उनका भाई है अब्दुल्ला खां। ठीक बात है। दो भाई हैं सैयद बंधु, इनके बारे में मैं बताऊंगा। भारत के निर्माता कहते हैं, मुजफ्फरनगर के दो लड़के होंगे, बाद में डिस्कस करूंगा इनके बारे में। तो अब हुआ क्या, इन्होंने ही फारुखसियर को गद्दी पर बिठाया था, लेकिन इन्होंने फारुखसियर के चारों ओर बहुत ज़्यादा नियंत्रण स्थापित कर रखा था, जिस कारण से फारुखसियर इनसे बचना चाहता था और फारुखसियर इनकी हत्या करने की तैयारी कर रहा था। अब आप देखिए, मुगलों में दरबार में संघर्ष चल रहा है, फारुखसियर गद्दी पर बैठा है, लेकिन वो उसी को काटना चाह रहा है जिनकी वजह से वो गद्दी पर बैठा था, सैयद बंधु। अब सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये बड़े परेशान थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है और हमारी कभी भी हत्या हो सकती है। तो इसका क्या लिंक है यहाँ पे वो देखिए। अब मुगल बादशाह सैयद बंधु की हत्या करना चाहता है, तो सैयद बंधु ने क्या करा, सैयद बंधु ने बालाजी विश्वनाथ से संधि करी। सैयद बंधु ने, मैं आपको मुगल में समझाऊंगा सारा। तो बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है सैयद बंधु के साथ संधि है, और इस संधि का टाइम है 1719 की संधि। ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट संधि है मराठों के लिए कि एक इतिहासकार ने तो इसे मैग्ना कार्टा तक कहा है। JN सरकार होते हैं, मैं उनको बताऊंगा आपको किसने क्या कहा है। चलिए, अब ये संधि में क्या हुआ उसे आप देख लीजिए। सैयद बंधु ने कहा आप हमारी मदद करिए फारुखसियर के विरुद्ध। बालाजी विश्वनाथ ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा। उनने कहा ठीक है, मिलेगा क्या, स्वराज क्षेत्र को मान्यता। नंबर 1 बात संधि की शर्त, यानी कि मराठा राज्य को मान्यता मिलेगी, और कौन देगा, वो मुगल बादशाह देगा, अब तक नहीं दी थी, तभी तो संघर्ष चल रहा था। अगर शिवाजी के स्वराज क्षेत्र को औरंगजेब ने मान्यता दे दी होती तो मुगल वर्सेस मराठा होता ही क्यों।
तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मान्यता चाहिए। सैयद बंधु कह रहे हैं हाँ मान्यता दिलवाएंगे हम आपको। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, दक्षिण के 6 सूबों से, कितने सूबों से, 6 सूबों से चौथ वसूली का अधिकार। अब आप यहां से देखिएगा, चौथ वसूली का अधिकार, यानी कि दक्षिण के जो मुगलों के सूबे हैं उनसे चौथ कौन वसूलेगा, उनसे चौथ अब मराठा वसूलेंगे। सैयद बंधु ने कहा ये भी मिलेगा आपको, आप चिंता मत करिए, आप हमारा साथ दीजिए। देखिए अब इन 6 सूबों में ना एक आपका वो भी होगा, क्या नाम है, मैसूर भी होगा, मैसूर के साथ में हैदराबाद भी होगा, मैसूर होगा, हैदराबाद होगा। जरा सा बता रहा हूं यहां पे क्योंकि यहां पे संघर्ष होगा आगे जाकर के, ठीक है। तो 6 सूबों से कह दिया कि आपको चौथ वसूलने का अधिकार मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है। नंबर 3 क्या कहा, मराठों ने कहा कब्जा क्षेत्र पर मान्यता। मराठों ने कहा जहां हमने कब्जा कर रखा है ना उसकी दाखिल खारिज आप हमारे नाम करेंगे। तो सैयद बंधु ने कहा ये भी मिलेगी आपको, आप चिंता मत करिए, आप हमारी मदद करिए। बालाजी विश्वनाथ को देखिए, बालाजी विश्वनाथ क्या करवा रहा है, पूरे मराठा राज्य को मान्यता दिलवा रहा है बालाजी विश्वनाथ। ठीक हो गई बात। उसके बाद चौथा क्या, सैयद बंधु ने कहा आप मुगल क्षेत्र में लूटपाट नहीं करेंगे, मुगल क्षेत्र में लूटपाट, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, हम लूटपाट नहीं करेंगे। ये भी बढ़िया बात हो गई भाई। मराठों ने कहा जब इतना मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है लूटपाट करने की, हम लूटपाट वाले राज्य नहीं रहे, अब हम तो एक स्थापित राज्य हो जाएंगे जिसे मुगल क्षेत्र से मान्यता मिलने जा रही है। ठीक बात है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आप मुगल संघर्ष में सहायता करेंगे, सैयद बंधु की, मराठे मुगल संघर्ष में मराठा सहायता करेंगे, यही तो चाहते थे सैयद बंधु, सहायता करेंगे। तो क्या कहा मराठों ने कहा हाँ हम सहायता करेंगे, हम घोड़े लेके दिल्ली तक चलेंगे और फारूक शेर के विरुद्ध आपकी सहायता करेंगे। उन्होंने कहा बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा आप सालाना नजराना भी देंगे, सालाना नजराना, यानी कि मराठा क्षेत्र को जो मान्यता मिलेगी वो मुगलों के अधीन मिलेगी। आप हमारे खिलाफ, हमारे लिए लूटपाट नहीं करेंगे हमारे क्षेत्र पर और हमारे को सालाना नजराना देंगे। मराठों ने कहा हाँ ये भी देंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें इतना मिल रहा है तो थोड़ा बहुत तो हमें भी झुकना पड़ेगा। चलिए बात तय हो गई, ठीक हो गई। और इसमें एक और चीज क्या थी, किसको गद्दी से हटाना था, फारूक शेर को गद्दी से हटाना था। तो गद्दी से हटाएंगे सैयद बंधु और उसके पीछे सपोर्ट करने करेंगे, उसके पीछे सपोर्ट करेंगे पेशवा मराठा। ठीक हो गई बात। चलिए ये संधि हो गई इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको लगभग सारे पॉइंट बता दिए। हुआ क्या, मराठा गए दिल्ली में घोड़े लेकर के, सेना लेकर के, और फारूक शेर का गला घोट दिया, फारूक शेर का गला घोट कर मार दिया इन्होंने। और गद्दी पर अब मुगल बादशाह बन जाएगा कौन, मुगल बादशाह बन गया रफ़ी दरजात। ठीक बात है। फारूक शेर के बाद सैयद बंधु ने इसे गद्दी पर बिठा दिया रफ़ी दरजात को, और इससे साइन करवा लिए संधि पर कि भाई मुगल बादशाह संधि को अप्रूव करता है। देखिए दोनों का काम हो गया। तो आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट संधि है। ये सारा का सारा बालाजी विश्वनाथ की कूटनीति का परिणाम है। उसने मराठों के राज्य को मुगलों से क्या करवा लिया, मान्यता दिलवा ली है। ठीक हो गई बात। और रफ़ी दरजात ने इस संधि, रफ़ी दरजात नेक्स्ट मुगल बादशाह होगा जो सैयद बंधु और मराठा के भी संधि को अप्रूव कर देगा। इसी संधि को क्या कहते हैं, इस संधि को कहते हैं मराठों का मैग्ना कार्टा। अब आप समझ गए मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है। मैग्ना कार्टा मतलब महाअधिकार पत्र। इसीलिए बालाजी विश्वनाथ अपनी कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। ठीक हो गई बात। चलिए बालाजी विश्वनाथ के समय जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि थी, वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। संधि क्यों हुई आपको रटने की भी जरूरत नहीं, क्या क्या मिला क्या क्या नहीं मिला, वो आप एक दो बार समझेंगे, पॉइंट आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा इसलिए हो रही है संधि, क्या क्या किसको लाभ हो रहे हैं। चलिए बालाजी विश्वनाथ के बाद दूसरे पेशवा बनने जा रहे हैं जिनका नाम है बाजीराव प्रथम, जिनका काल है 1720 से 1740। एक फिल्म भी आई थी बाजीराव मस्तानी। वो बाजीराव मस्तानी इन्हीं बाजीराव से संबंधित है। एक नृत्यांगना है,
इतिहास की जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उसमें नृत्यांगना के बारे में कोई ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है ग्रुप सी और छोटे छोटे पेपरों में इस तरह के वाहियात क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो बाजीराव प्रथम वही मस्तानी वाले, यही बाजीराव प्रथम है। ठीक हो गई बात। चलिए अब मैं इनके बारे में चल रहा हूँ। बाजीराव प्रथम, अब कौन है बाजीराव प्रथम, पहले तो आपको ये समझना चाहिए। जो पहले वाले थे कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे, विश्वनाथ का पुत्र है। यहाँ से हमें क्या पता लगता है, यहाँ से हमें पता लगना है कि एक ही परिवार को गद्दी मिल गई, यानी बालाजी विश्वनाथ अपनी गद्दी, पेशवा की गद्दी को क्या कर गए हैं, पेशवा की गद्दी को पैतृक कर गए हैं। अब बालाजी विश्वनाथ तो थे कूटनीतिक, और बाजीराव प्रथम है वीर, सैन्य योद्धा हैं ये। और इनके द्वारा क्या किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ इनके बारे में। जो छोटी मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया नृत्यांगना वाला। दूसरा, इनके समय कहा करते थे मराठा पताका कटक से अटक तक। अगर आपसे पूछे ये कहावत किसके समय थी, तो ये बाजीराव प्रथम के समय थी। कटक उड़ीसा और अटक पाकिस्तान सीमा वाला। तो आप देखिए पाकिस्तान वाले से लेकर उड़ीसा तक मराठा सत्ता कहाँ से कहाँ तक फैल जाएगी, तो इन्हीं के बारे में कहा जाता था, कटक से अटक तक। तो आपसे पूछूं मराठों का चरम उत्कर्ष कब है, तो मराठों का यही है चरमोत्कर्ष। देख पा रहे हैं आप, ये मराठों का चरमोत्कर्ष है। चरम उत्कर्ष का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं इस समय, सबसे अधिक ऊंचाई पर। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट चल रहा हूँ। बाजीराव प्रथम का एक कथन है, पहले उस पर बात कर लेता हूँ फिर मैं आता हूँ। देखिए जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने शाहू को बोला, शाहू को क्या बोला, शाहू को बोला कि इस जर्जर वृक्ष के कुछ बोला था, इस जर्जर वृक्ष के तने पर हमला करो, शाखा स्वयं गिर जाएंगी। शाखा क्या हो जाएंगी, स्वयं गिर जाएंगी। इसका मतलब क्या है, जर्जर वृक्ष कौन है यहाँ पर, जर्जर वृक्ष का मतलब है मुगल। कह रहा मुगलों पे जा करके सीधा हमला करो, ये सारे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, ये बोल रहा है। तब इस बदले में शाहू ने क्या कहा था, शाहू ने कहा था आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ये बात शाहू ने कही थी। पेपर में पूछे कि जर्जर वृक्ष के बारे में कहावत किसने कही थी, किसके बारे में कही थी, किसे कही थी, और ये किसने कहा था, आप योग्य पिता के योग्य पुत्र, शाहू ने कहा था। किसके बारे में कहा था, बाजीराव प्रथम के बारे में कहा था। चलिए अब मैं यहां से आगे चलता हूं, ठीक है। तो अब मैं आता हूं, आप देखते रहिए। देखिए अब मैंने आपको कहा मुगलों में संघर्ष चल रहा है, ठीक बात है। मैंने बताया रफ़ी दरजात गद्दी पर बैठा, रफ़ी दरजात के बाद तो कमज़ोर होगा, रफ़ी दौला होगा, वो भी कमज़ोर होगा। उसके बाद गद्दी पर बैठेगा मोहम्मद शाह। कौन बैठेगा, मोहम्मद शाह, ठीक है। इसका काल होगा 1719 से 1748। तो आप कहेंगे अभी 1719 में तो फारूक सुयर के बाद रफ़ी दरजात बैठा था। हाँ, एक ही साल में बादशाह हट रहे हैं, बैठा रहे हैं, क्या बुरा हाल हो गया मुगलों का। तो इसी के समय, मोहम्मद शाह के समय, इनका एक मंत्री होगा जिसका नाम होगा चिन किलिच खां। चिन किलिच खां, आप देख लीजिए जरा सा, अभी समझ आ जाएगा, जिसे हम निज़ाम के नाम से जानते हैं। ये मोहम्मद दरबार में जो गुटबाजी चल रही थी, ये बड़ा योग्य मंत्री था निज़ाम, दरबार में गुटबाजी चल रही थी। अब गुटबाजी से तंग आकर के इसने क्या करा, ये दक्षिण में चला गया। दक्षिण में इसने कहा कि मैं मुगल क्षेत्र से दूर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करूंगा, और ये आ रहा है आपका हैदराबाद में, ठीक बात है। हैदराबाद में इस समय मुगलों का जो सैनिक है उसका नाम है मुबारिज खां। क्या नाम है, मुबारिज खां। अब निज़ाम चिनकिलिच खां हैदराबाद पे कब्जा करना चाहता है, तो मुबारिज खां से इसका संघर्ष होगा, डेफिनेटली होगा। छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं, समझ आ जाएगा। तो यहां पर 1724 में एक युद्ध है जिसका नाम है शकूर खेड़ा का युद्ध। जरा सा देखेंगे, बहुत मजा आएगा आगे आगे। शकूर खेड़ा का युद्ध। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन है, आप कहेंगे चिनकिलिच खां या निज़ाम।
कहेंगे किसके समय उसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना, आप कहेंगे मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। ठीक हो गई बात। वो है शकूर खेड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, निजाम, और दूसरा कौन है, मुबारिज खां। हु इज मुबारिज खां? मुबारिज खां मुगल सेनापति, वो कहां पे है, हैदराबाद में है। तो शकूर खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां पराजित हो जाएगा और निजाम एक स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर देगा। ठीक हो गई बात। स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हो गई। जब ये स्वतंत्र राज्य बना ही लेगा तो मोहम्मद शाह इसे अप्रूवल कर देगा, कहेगा भाई तू भी ले। ठीक है, अप्रूवल कर देगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया, आपसे पूछे किस युद्ध के बाद स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई, तो आप कहेंगे शकूर खेड़ा के युद्ध के बाद हुई। करने वाला कौन है, चिनकिलिश खां। मान्यता किसने दी, मोहम्मद शाह ने। अब मेरा क्वेश्चन यहां से, अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो मैं मराठों में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको कहा मुबारिज खां हार गया और चिनकिलिश खां जीत गया। अब मेरा क्या पॉइंट है वो देख लीजिए आप। चलिए क्या पॉइंट है वो देखते हैं। मैं जरा सा देख रहा हूं, देखिए महाराष्ट्र में है मराठे। ठीक हो गई बात। हैदराबाद में आपका आ गया है निजाम। निजाम कौन, चिनकिलिश खां। मैं इसे निजाम ही बोलूंगा अब। निजाम कहां है, निजाम है आपका हैदराबाद में। मैं इसे निजाम बोलूं, हैदराबाद में है। तो मराठों को अगर आपको याद हो 1719 में जो संधि हुई थी उसमें मराठों को दक्षिण के 6 क्षेत्रों से क्या मिलने का अधिकार हुआ था, दक्षिण के 6 राज्यों से चौथ का अधिकार मिला था, हम वो भी जानते हैं। चलिए, अब मराठों का अधिकार था कि वो हैदराबाद से चौथ ले सकें, लेकिन निजाम ने कहा मैं नहीं दूंगा। तो यहीं पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बाजीराव प्रथम वर्सेस निजाम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये बात है 1728 की, और युद्ध हो रहा है जिसका नाम है पाल खेड़ा। मैंने तीनों खेड़ा लग दिया आपके सामने। कौन सा युद्ध है, ये युद्ध है पाल खेड़ा का युद्ध। ठीक हो गई बात। चलिए, तो अब हमारी बात क्या हुई, पाल खेड़ा के युद्ध में निजाम पराजित हो जाएगा, बाजीराव प्रथम जीत जाएगा। और यहां पर जो संधि होगी वो देख लीजिए आप। संधि का नाम है मूंगी शिवगांव की संधि। कौन सी संधि है, मूंगी शिवगांव की संधि। आप समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पालखेड़ा का युद्ध, मूंगी शिवगांव की संधि हो गई। और अब निजाम हार गया है तो निजाम ने क्या मान लिया, निजाम ने चौथ का अधिकार मान लिया। ठीक है, अप्रूवल कर दिया, क्या भाई ले लो तुम्हें जो लेना है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने 3 युद्ध बताए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। एक हमने पढ़ा खेड़ा का युद्ध, एक पढ़ा हमने शकूर खेड़ा, एक पढ़ा हमने पाल खेड़ा। बहुत शॉर्ट में आता हूं, 1708, 1724, 1728। रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी चीजें भी समझ आ जाएंगी। खेड़ा का युद्ध चाची वर्सेस भतीजा। चाची कौन, ताराबाई। भतीजा कौन, शाहू। नंबर 1, चाची पराजित। सतारा पर शाहू का अधिकार और चाची चलेगी कोल्हापुर। शकूर खेड़ा का युद्ध, शकूर खेड़ा का युद्ध निजाम वर्सेस मुबारिज खां। हैदराबाद की स्थापना होगी, इसमें निजाम जीतेगा। पाल खेड़ा का युद्ध, निजाम जीतने के बाद मराठों को कहेगा कि आपको चौथ नहीं लेने दूंगा अपने हैदराबाद से। तो बाजीराव कहेंगे कोई बात नहीं, चौथ हम ले लेंगे, चौथ तो हम लेके ही रह मानेंगे। तो युद्ध हो गया जिसका नाम है पाल खेड़ा का युद्ध। पाल खेड़ा के युद्ध के बाद जो संधि है वो मैंने बताई आपको, मूंगी शिवगांव की ट्रीटी। ठीक बात है, जिसमें निजाम वैसे नहीं माना तो पिट के मान गया और उसने बाजीराव प्रथम का अधिकार स्वीकार कर लिया है। ठीक हो गई बात। मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। चलिए अब मैं आगे चल रहा हूं, इसे मिटाता हूं। देखिए निजाम मैंने आपको कहा बहुत योग्य था, ऐसे छित कर तो बैठने वाला है नहीं वो। ठीक हो गई बात। तो ये मराठे हैं, मराठों में एक सेंटर है जिसका नाम है सतारा और एक सेंटर है जिसका नाम है कोल्हापुर। कोल्हापुर में कौन है, ताराबाई। ठीक हो गई बात। और यहां पे कौन है, शाहू प्लस पेशवा। पेशवा कौन है, पेशवा है बाजीराव प्रथम। ये बात तो हमने पढ़ ली।
अब हैदराबाद का निज़ाम नीचे है, ये क्या करने लगा, अब इसने सोचा कि इसके खिलाफ प्रत्यक्ष तो तू लड़ नहीं सकता, वो चाची को भड़काने लगा। आप जानते हैं ना, दो तरह की युद्ध होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, क्या अप्रत्यक्ष। तो चाची को भड़काने लगा जिससे चाची इनके खिलाफ संघर्ष करे, मैं पीछे से सपोर्ट करूँ, इन्हें किसी तरह पराजित कर दूँ। बाजीराव प्रथम ने कहा अच्छा, चाची उछल रही बहुत, मतलब ये उछल रहे कोल्हापुर वाले। तो बाजीराव प्रथम सेना लेकर आए और यहाँ पर एक संधि हो रही है जिसका नाम है 1731 की वरना की संधि। देखिए दूसरी संधि आ रही है, वरना की संधि। अब आपसे पूछे क्वेश्चन कि कोल्हापुर को मान्यता किस संधि से मिली, तो कोल्हापुर को मान्यता मिल गई और हैदराबाद का जो सपना था कि इन्हें भड़का के लड़वाऊंगा वो खत्म कर दिया। बाजीराव प्रथम सेना लेके आ गए, ठीक है। और अब महाराष्ट्र के दो सेंटर हो गए, एक सतारा जिसे मान्यता मिली हुई थी और दूसरा कोल्हापुर को भी अप्रूवल दे दिया कि आप यहाँ रह लेंगे, आपको हम मान्यता दे रहे हैं, लेकिन बाहरी संबंधों में किसी का इंटरफेयर नहीं करने देंगे। देखिए है नहीं है, योग्य है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं बाजीराव प्रथम का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए बाजीराव प्रथम का मैंने कहा कि इतने शक्तिशाली थे कि कटक से लेकर अटक तक इनकी वो था, इनका प्रभाव था और ये इतने प्रभावशाली हो गए कि 1737 में दिल्ली पर चढ़ गए। भाई साहब 500 घोड़े लेकर मुगल बादशाह के पास पहुंच गए, 500 घोड़े लेकर के घेर लिया जाकर के दिल्ली को। अब आप देखिए कब चले, 1737 में। मुगल बादशाह कौन है, मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह, ये तो रंगीला बादशाह था। 1719 से 48 है इसका काल। ये बाजीराव प्रथम कहाँ चले गए, बाजीराव प्रथम, ठीक बात है, चले गए। अब यहाँ पर एक चीज़ और है वो मेरे को बताना है। अब बाजीराव प्रथम वहाँ चले गए तो हैदराबाद में कौन था, निज़ाम था जो मराठों से पिटा बैठा था। मोहम्मद शाह ने निज़ाम को कहा कि आजा सेना लेकर और हेल्प कर। उसने कहा अच्छा, उसे लगा कि मौका फंस गया, हम दोनों मिलकर के इसे हरा लेंगे। निज़ाम सेना लेकर के चला गया ऊपर। चलिए यहीं पर मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है भोपाल और वहाँ पे युद्ध होगा, भोपाल का युद्ध। निज़ाम पिटा 1737 ही है, 1737 में युद्ध हो रहा है जिसका नाम है भोपाल का युद्ध। 38 है शायद, है ना, 37 में गए थे, 38 में भोपाल का युद्ध हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात हो गई, भोपाल का युद्ध हुआ और इसमें संधि होगी जिसका नाम है दुरई सराय की संधि। अब क्यों इंपॉर्टेंट है दुरई सराय की, अब आप वो देख लीजिए। मैं अब ये कहानी मैंने आपको बता दी, मैं इधर आके संधि लिखूंगा। मैं बात कर रहा हूं दुरई सराय की संधि कब हो रही है, 1738 में। किस युद्ध के बाद, भोपाल युद्ध के बाद। भोपाल युद्ध में कौन पिटा, एक तरफ तो थे मराठा पेशवा और वर्सेस मुगलों की वजह से तरफ से था निज़ाम इसमें पिटाई हो गई। अब इसमें क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्या है, जब निज़ाम हार गया, निज़ाम ने कहा भाई मैं आपकी सिफारिश करूंगा, क्या, तो उसने कहा मोहम्मद शाह से नर्मदा से लेकर चंबल, ठीक है, आप ध्यान से देखिए कौन सा एरिया, नर्मदा से लेकर चंबल तक का इलाका मराठों को मिला। किसे मिला, पेशवा को मिला। किसने दिया, मुगल बादशाह ने। मुगल बादशाह कौन है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने कहा भाई ले लो, तुम साइन कर दिए। और देखिए मराठों का प्रभाव, पेशवा का प्रभाव नर्मदा से लेकर चंबल तक बढ़ गया। ठीक हो गई बात। तो आप देख सकते हैं ये वाला इलाका, आपसे पूछे किस संधि के द्वारा मालवा का क्षेत्र आ गया है, तो आप कहेंगे नर्मदा से लेकर चंबल तक का ये सारा क्षेत्र मालवा कहलाता है। मालवा तक का क्षेत्र मराठों को मिल गया। दुरई सराय की संधि और युद्ध था भोपाल का युद्ध। किसने दिया, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह ने दिया है। निज़ाम ने हारने के बाद मध्यस्थ बनके ये दिलवाया है। ठीक हो गई बात। चलिए
इंपॉर्टेंट हो गया, आप समझ भी आ गया होगा। अब मैं एक और चीज़ पे चल रहा हूँ, 2007 आईएएस में क्वेश्चन आया, उसको बात देखते हैं। चलिए देखिए, एक क्षेत्र है सालसेट और बेसिन, महाराष्ट्र में है। सालसेट बेसिन के क्षेत्र तटीय इलाके हैं। पहले मैं आता हूँ, एक हैं जिनका नाम है पुर्तगाली। ये क्षेत्र किनके पास है? पुर्तगालियों के पास है। पुर्तगाली क्या कर रहे हैं? पुर्तगाली धर्मांतरण, देखिए पुर्तगालियों का सालसेट बेसिन पे, गोवा पे, सब जगह अधिकार है पुर्तगालियों का। ये क्या करते हैं? धर्मांतरण की नीति पे लगे पड़े और व्यापार करते हुए कोई भी जहाज आता था जाता था उससे चुंगी ले रहे थे। मैं आपको बताऊंगा चुंगी की भी नीति क्या है पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों को जब बताऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन जब मैं पुर्तगाली समझाऊंगा तब मैं इसका जिक्र करूंगा, तो आपको याद आ जाना चाहिए। बाजीराव ने कहा ठीक है, 1739 में इसने पुर्तगालियों को पीटा और सालसेट और बेसिन का क्षेत्र भी जीता। आईएएस में आया कि बाजीराव 2007 में बाजीराव प्रथम ने सालसेट और बेसिन का क्षेत्र किससे छीना था? तो पुर्तगालियों से छीना था। देखिए ये सारे अंग्रेज हैं, सारे पिट रहे हैं ये, लेकिन भाग्य का चक्र कैसे चलेगा और अंग्रेजों की तरफ मुड़ जाएगा सारा इतिहास, वो हम आगे देखेंगे। ठीक होगी बात। तो 1739 तक मैं आ गया हूँ, इनके मुख्य कार्य कर दिए हैं। ठीक है, बाजीराव प्रथम के कहते हैं कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति का नायक है। ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा योद्धा है ये बाजीराव प्रथम। तो हम देखेंगे 1720 से 1740 तक का काल है बाजीराव प्रथम का। चलिए ये वाला सेक्शन पूरा होता है। अब मैं तीसरे पेशवा पे आ रहा हूं और तीसरे पेशवा का नाम है, पेशवा हैं बालाजी बाजीराव। इनका दूसरा उपनाम है, घर का नाम, निकनेम नाना साहब। नाना साहब प्रथम होगा। ठीक होगी बात। इनका काल होगा 1740 से 1761 तक होगा इनका। ठीक बात है। देखिए प्रशासनिक कुशलता तो बहुत थी इनमें, प्रशासनिक कुशलता तो कूट कूट के भरी हुई थी, कुशल थे, लेकिन सैनिक योद्धा नहीं थे ये उतने जितने कि बाजीराव प्रथम थे। तो सैन्य शौर्य की थोड़ी कमी थी, लेकिन प्रशासनिक कुशलता बहुत थी। चलिए मैं आता हूँ, हाँ एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, फिर मैं आगे चलूँगा। देखिए मैंने आपको बताया मुग़लों से, जैसे ये यहाँ पे मुग़ल हैं, मुग़लों से हैदराबाद आज़ाद हुआ, ऐसे ही मुग़लों से एक और क्षेत्र आज़ाद होगा जिसका नाम होगा बंगाल। और बंगाल में इस समय अलीवर्दी खां है। कौन है? अलीवर्दी खां। ठीक है, अलीवर्दी खां है। उनका क्या क्वेश्चन है वो देखता हूँ मैं आपको। देखिए एक चीज़ जरा सी रह गई है, अगर कहो तो मैं बता देता हूँ। देखिए 1732 की एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो मैं आप ऐसे कहता हूँ, एग्रीमेंट ही लिख रहा हूँ इंग्लिश का। ठीक है, एक समझौता पत्र। ठीक है, 1732 का समझौता पत्र। आप बार बार इतिहास में पढ़ते होंगे, इंदौर के होलकर, ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले। ठीक है, ये 1732 के एग्रीमेंट के द्वारा ही ये सारे के सारे मराठा क्षेत्रों को बंटवारा किया गया था। ठीक है, तो इनको मान्यता दी जा रही है कि इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले। तो अब क्या है, ये सारे एग्रीमेंट कब बना था? 1732 में बना था ये एग्रीमेंट, याद रखिएगा आप, बस जस्ट ये बताना है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ जो मेरे को बतानी थी। देखिए अब ये क्षेत्र बांट दिए हैं, बाद में इन्हीं में संघर्ष होगा। एक हैं रघुजी भोसले। अब भोसले हैं तो कहाँ के होंगे? नागपुर के होंगे। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? ये बंगाल पे आक्रमण कर रहे थे और लूटपाट कर रहे थे। देखिए अब कहाँ से कहाँ लूट कर रहे हैं? बंगाल पे। बंगाल का शासक अलीवर्दी खां है। अलीवर्दी खां ने किससे मदद मांगी? अलीवर्दी खां ने मांगी बालाजी, कौन है पेशवा इस समय? बाजीराव, इनसे मदद मांगी और ये सेना लेकर गए और रघुजी भोसले को पराजित किया। देखिए होने लगे आपसी संघर्ष।
कहीं ना कहीं आपसी संघर्षों की ये शुरुआत दिखती है। लेकिन बालाजी बाजीराव को क्या मिला? बालाजी बाजीराव को बंगाल से चौथ का अधिकार मिला। क्वेश्चन बन जाता है, और किसने दिया? ये दिया आपके अलीवर्दी खां ने दिया। ठीक हो गई बात। तो जो क्वेश्चन बनता है मैंने आपको बता दिया, बहुत उलझा हुआ नहीं है। अलीवर्दी खां जब हम बंगाल पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे अलीवर्दी खां। इसके क्वेश्चन है अंग्रेजों से संघर्ष होगा, पलासी बक्सर की तरफ बढ़ेंगे तब हम यहाँ पे आएंगे। तो आप देख सकते हैं बालाजी बाजीराव ने रघुजी भोसले को पराजित किया है। दोनों है तो महाराष्ट्र क्षेत्र की। और बंगाल से चौथ का अधिकार किसे मिला है? बंगाल से चौथ का अधिकार बालाजी बाजीराव ने प्राप्त किया है। इनका एक कार्य तो ये था। चलिए अब मैं दूसरा आता हूँ। हम पढ़ रहे हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का काल क्या है? बालाजी बाजीराव का काल है 1740 से 61। इनके समय 1749 में शाहू क्या थे? छत्रपति थे, नहीं थे? इनकी हो गई मृत्यु, ये भतीजा, मृत्यु हो गई। ठीक हो गई बात। अब छत्रपति कौन बनेगा? बनेगा तो इनके ही परिवार का। ठीक हो गई। तो अब ताराबाई के पुत्र, ताराबाई भी मर गई होगी, उनका लड़का ही मर गया होगा। ताराबाई का पुत्र है जिसका नाम है संभाजी सेकंड। ठीक होगी बात। ताराबाई के पुत्र, इसका नाम है राजा राम सेकंड। इसे छत्रपति मान लिया गया। क्या मान लिया गया? छत्रपति। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। यहाँ पर एक संधि होगी 1750 में जिसका नाम है संगोला की संधि। देखिए अभी हम एक चीज देख रहे थे कि शाहू तो कमजोर था और सारे काम कौन कर रहा था? सारे काम पेशवा कर रहे थे, लेकिन कागजों में कहीं नहीं था। अब संगोला की संधि से लिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्रपति तो हो जाएंगे नाम मात्र के, और पेशवा क्या हो जाएंगे? पेशवा हो जाएंगे वास्तविक। तो आपसे पूछे किस संधि के द्वारा कब पेशवा को लिखित रूप से यानी कि वास्तविक शक्ति बन गई थी? तो 1750 की संगोला की संधि के द्वारा बन गए थे। ठीक हो गई बात। चलिए मैं आगे चल रहा हूं, जल्दी जल्दी चलूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो जाए, तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं। चलिए 1752 की एक संधि देख लेते हैं। ये हो रही है पेशवा प्लस मुगल बादशाह। कौन सा है? मुगल बादशाह। ठीक है जी। मुगल बादशाह अब है अहमद शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, इसे आपको देखना चाहिए। तो अहमद शाह क्या मानेगा? अब क्या कहेगा अहमद शाह? मैं देखिए भूमिका बना रहा हूं पानीपत के युद्ध की। मुगल बादशाह ने कह दिया पेशवा को पूरे भारत से चौथ वसूली। ओफो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब पूरे भारत पे चौथ वसूलने का अधिकार, यानी सारा मुगल क्षेत्र किसके अधीन आ गया? पेशवा के अधीन आ गया। पूरे भारत से चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया है। बदलों में मुगलों की सुरक्षा, मुगल सुरक्षा का दायित्व किसका हो गया? मुगल सुरक्षा पेशवा को करनी होगी। अब आप समझिए क्या हुआ? पेशवा भारत के वास्तविक शासक बनने जा रहे हैं और मुगल उनके अधीन आ गए हैं। आप देखिए कहां से लड़ाई शुरू की थी शिवाजी ने? संभाजी को वहीं मार दिया था उन्होंने, औरंगजेब ने। जो लड़ाई 1643-44 से शुरू हुई थी और आकर के देखिए कहां पहुंच गई है। ये पहुंच गई है 1752 में, और मुगलों ने हथियार डाल दिए हैं और पेशवा को कह दिया है कि पूरे भारत से आप चौथ वसूल करिए, लेकिन आप मुगल राज्य की क्या करिए? सुरक्षा करिए। आप कहेंगे इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अब दिल्ली की सुरक्षा किसके पास आ गई? दिल्ली की सुरक्षा पेशवा के पास आ गई। आ गई नहीं आ गई? अब आप सोचेंगे दिल्ली की सुरक्षा पेशवा के पास आ गई, तो अब इससे क्या हुआ? देखिए इससे क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। चलिए अब 1752 की संधि द्वारा दिल्ली की सुरक्षा पेशवा के पास आ गई। देखिए इस समय अफगानिस्तान का एक आक्रमणकारी आ रहा है जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। ये आक्रमण कर रहा है मुगल राज्य पे।
ठीक है, और मुगलों के पीछे कौन खड़े हैं? पेशवा। तो अब बताइए आखिर में लड़ेंगे कौन? आखिर में यही तो लड़ेंगे, यही तो पानीपत के युद्ध की भूमिका बन रही है। भाई साहब, पूरे मुगल क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व तो पेशवा पर आ गया है, लेकिन पेशवा मुगलों के पीछे खड़े हैं, यानी वास्तविक शासक पेशवा हैं, और अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर रहा है। तो आपको समझ गए होंगे कि टकराव होना ही है, यहीं से पानीपत के युद्ध की भूमिका बनेगी। ठीक बात है। चलिए मैं आगे आ रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप, अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक आ गया 1754 के आसपास, और यहाँ पर दिल्ली पे आकर मुगल बादशाह को घेर लिया। मुगल बादशाह तो कमज़ोर हुए बैठे हैं, उन्होंने तो हथियार डाल दिए, और मुगल बादशाह का सेनापति किसे बना गया? नजीबुद्दौला को बना गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुगल बादशाह शासक है। शासक कौन था इस समय? इस समय शासक था आलमगीर द्वितीय। 1754 में बनेगा आलमगीर सेकंड। मैं आपको बताऊंगा मुगल बादशाहों में 1754 से 1759 होगा ये। तो मुगल बादशाह थे, अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, इन्हें तो कोई संघर्ष करने की शक्ति नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे अधीन हो गए हैं, और आपका सेनापति कौन होगा? नजीबुद्दौला होगा। कमाल हो गए। इधर पेशवा है, पेशवा के अधीन था मुगल बादशाह, और नजीबुद्दौला अब मुगल बादशाह चले गए अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के आने के बाद पेशवा गए दिल्ली, और नजीबुद्दौला को दिया भगा। ठीक हो गई बात। नजीबुद्दौला को भगा दिया, और अपनी तरफ से अहमद शाह बंगश को सेनापति बना दिया। लो जी, तो आप देख रहे हैं कैसे भूमिका बन रही है। अब मुगल बादशाह पेशवा के अधीन हो गया। चलिए ठीक हो गई बात। अब चलते हैं, और मैं आ रहा हूं पानीपत के युद्ध पे। तो आपने देखा किस तरीके से पेशवा और अहमद शाह अब्दाली सामने आ रहे हैं, और ये तकरार बढ़ते बढ़ते 14 जनवरी 1761 को दोनों की सेनाएं आके डट गई। पानीपत का तीसरा युद्ध, दोनों सेनाएं आमने सामने। एक तरफ है अहमद शाह अब्दाली वर्सेस पेशवा। ठीक बात है। कौन जाएगा युद्ध में? हमें तो देखना चाहिए। पेशवा का लड़का है जिसका नाम है विश्वासराव। ठीक है, ये करेगा नेतृत्व, और इसका चचेरा भाई सदाशिव भाऊ। ये वास्तविक रूप से सदाशिव, क्योंकि विश्वासराव बहुत छोटा था। ठीक है, बालाजी बाजीराव नहीं गया है, ठीक है, वो वहीं पे है महाराष्ट्र में। और तीसरा, इनके जो तोपची थे, पेपर में कई बार पूछे गए हैं कि मराठों के तोपची कौन थे, तो उनका नाम था इब्राहिम खां गर्दी, तोपची का नाम था। ठीक बात है। पानीपत के युद्ध की अगर जो बात करूं मैं, इससे पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हो जाएगा और पेशवा पराजित हो जाएंगे। ठीक हो गई बात। देखिए, राजपूत, जाट और आपके सिख, इन्होंने पेशवा का साथ नहीं दिया। इनके तकरार था इनके नेतृत्व को लेकर के। देखिए, पेशवाओं की मैं आपको बता दूं, पेशवा अभी तक छापामार युद्ध में एक्सपर्ट थे, प्रत्यक्ष नहीं लड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष लड़ रहे हैं। दूसरा, ये क्या करते थे, बहुत बड़ी सेना लेकर चलते थे, अपनी घरवाली बच्चों सबको सेना में ले जाते थे। अब आप एक बात बताइए, सेना में आप अपने घरवाली बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो आप घरवाली बच्चों की सुरक्षा करेंगे कि आप युद्ध लड़ेंगे? तो आपकी सेना की गतिशीलता वैसे ही खत्म हो जाती है। इसको लेकर के जाट नेता होंगे सूरजमल, वो मना भी करेंगे कि घरवाली बच्चों को ही छोड़ दो, लेकिन इस बात पे पेशवा नहीं मानेंगे और नाराज हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये अकेले ही लड़ेंगे। ठीक हो गई बात। कई बार पेपर में तोपची भी आया हुआ, इब्राहिम खां गर्दी। तो आप देखेंगे ये पराजित हो गए। पानीपत के तीसरे युद्ध में क्या हुआ, सितारा पलट गया। ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत की गद्दी पर पेशवा अधिकार जमाने जा रहे हैं, लेकिन पेशवा पराजित हो गए। अहमद शाह अब्दाली वापस लौट गया, और सौभाग्य से अंग्रेजों के लिए दरवाज़ा खुल गया। आगे बताऊंगा कैसे कैसे। तो आप देख सकते हैं, एक दो क्वेश्चन हैं इनके, मैं आपको बता देता हूं। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है JN सरकार।
यानी जादूनाथ सरकार है इनका नाम। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये युद्ध इतना विध्वंस था कि शायद ही महाराष्ट्र में कोई परिवार हो जिसका एक व्यक्ति ना मरा हो, और कई परिवार तो ऐसे थे जो समूल नष्ट हो गए थे, पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया था। जादूनाथ सरकार ने मराठों का इतिहास लिखा है। ठीक बात है। जब मराठे पेशवा हार जाएंगे तो एक व्यापारी बालाजी बाजीराव को खबर लेके आएगा। किसको लेके आएगा? बालाजी बाजीराव को खबर लेके आएगा, और वो व्यापारी होगा तो पेशवाओं के हारने की खबर वो कैसे देगा? बाजीराव को बताएगा कि 2 मोती विलीन हो गए। 2 कौन से मोती हैं ये? सदाशिव भाऊ और आपके विश्वास राव। ठीक बात। 22 सोने की मोहरें खो गई। 22 सोने की मोहरें, जो बड़े बड़े इनके सरदार थे, और चांदी और तांबे की तो गिनती ही नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल हुआ है युद्ध में। बालाजी बाजीराव बीमार हो जाएंगे और 4-5 महीने बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। और पानीपत का युद्ध का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से आगे चलूँगा, तब तक आप देखते रहिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसमें मैं आपका डाउट को निराकरण करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।